ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल, जनरल इंजीनियरिंग और BMEE। तीनों का कॉमन सिलेबस चल रहा है और पूरा अच्छे तरीके से इसको कवर किया जा रहा है। इससे संबंधित जो भी नोट्स हैं आप इस एंड्रॉयड ऐप में आपको मिल जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, इस एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको इसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, दिए जाएंगे। वहाँ से आपको इसका नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। आप जरूर इसको डाउनलोड करिए मेरे दोस्तों। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए। इतना तो आपको बनता है, आप जरूर करिए। इसी के साथ आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको वोल्टेज, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस सब क्या होते हैं, इसमें आपसी टर्म क्या है, मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। आज की वीडियो लेक्चर में मेरे दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेसिस्टेंस के बारे में। पहले रेसिस्टेंस को अच्छे तरीके से क्लियर करूँगा, सीरीज पैरेलल कनेक्शन में बताऊंगा, फिर ओम्स लॉ में बताऊंगा, तभी आपको हर चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रेसिस्टेंस। व्हाट इज रेसिस्टेंस? नाउ आई एम गोइंग टू क्लियर। इसको हम क्लियर करने जा रहे हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है। देखिए, रेसिस्टेंस तो पहले कलर चेंज करते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस इसको बेटा हिंदी में कहते हैं क्या? प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। ठीक है, इसको अगर अंग्रेजी में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, रेसिस्टेंस। ये क्या होता है? ठीक है, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध, एक प्रकार का अवरोध। क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट्स। उसमें रेसिस्टेंस शब्द आया है तो जाहिर सी बात है इसका टर्म इलेक्ट्रिकल से ही लिया गया है, इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी से ही रिलेटेड है ये। तो सीधा सा मतलब है एक रेसिस्टेंस आ रहा है। कहाँ रेसिस्टेंस आ रहा है? सर्किट में आ रहा है। सर्किट क्या होती है, नेटवर्क क्या होती है, इन सब के बारे में आगे डिटेल बताया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। ठीक है, संक्षिप्त नॉलेज आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो रेसिस्टेंस आता कहाँ है? सर्किट में आता है। सर्किट में कहाँ आता है? जब चार्ज फ्लो होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि चार्ज के फ्लो होने के बीच में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है, या शुद्ध हिंदी में अगर आप इसको लिख बोले तो आप कहेंगे कि परिपथ का वह गुण जिससे वो धारा प्रवाह का विरोध करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल का प्रॉपर्टी बाय विच दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज, जिसके कारण वो फ्लो ऑफ चार्ज का क्या करता है? अपोज करता है। यानी कि किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी जिससे फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करता है? अपोज करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। यानी कि रेसिस्टेंस क्या है? पदार्थ की एक प्रॉपर्टी है जिससे वो चार्ज फ्लो को क्या करता है? अपोज करता है, या आवेश प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है। प्रतिरोध ये चाहता है कि चार्ज फ्लो ना हो। जस्ट लाइक घर्षण बल, जैसे फ्रिक्शन फोर्स आपने पढ़ा होगा कि दो सरफेस के बीच में वर्क करता है, वो सदैव रिलेटिव मोशन का क्या करता है? अपोज करता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव ना करे इसके लिए वो क्या करता है? अपोज करता है। जिस तरह से फ्रिक्शन अर्थ पे वर्क करता है, उसी तरह से रेसिस्टेंस सर्किट में फ्लो वर्क करती है। चार्ज फ्लो में, यानी कि चार्ज के मार्ग में एक प्रकार का ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है, एक प्रकार का हिंड्रेंस क्रिएट करता है, एक प्रकार का रेसिस्टेंस क्रिएट करता है। यानी कि इसको अगर डिफाइन करना हो तो सीधे लिखेंगे पदार्थ का वह गुण, ऐसे लिखेंगे सीधे सीधे, पदार्थ का, पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिससे 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 वह धारा प्रवाह का, धारा का मतलब करेंट, धारा प्रवाह मतलब फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करेंट, धारा प्रवाह मतलब फ्लो ऑफ करेंट, धारा प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। विरोध करता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अगर इसको और आगे लिखें तो हम क्या लिखेंगे? इसको आर कैपिटल अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर या स्मॉल आर रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है बेटा? मात्रक इसका ओम होता है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आर या आर। ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर
प्रतीकात्मक अक्षर से प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक अक्षर से क्या करते हैं, प्रतीकात्मक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, इतना आपको रेसिस्टेंस के बारे में लिखना है। इस पर क्वेश्चन पूछेगा सीधे टिप्पणी लिखने के लिए, कहेगा निम्न पॉइंट पे टिप्पणी लिखे, जैसे आपका दे देगा करंट, चार्ज, पोटेंशियल, ईएमएफ, वोल्टेज, रेसिस्टेंस, ये सब टॉपिक वाले हैं, मतलब टिप्पणी वाले हैं, कमेंट वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट कमेंट वाले सब क्वेश्चंस बनेंगे इस पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के बारे में आपने अच्छे तरीके से जाना। रेसिस्टेंस में तो जानने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका कलर कोडिंग है, डिफरेंट टाइप के रेसिस्टर हैं, बहुत कुछ है। लेकिन देखिए जो आपके सिलेबस में उतना ही बताया जाएगा, बहुत ज़्यादा बता देने से क्या होता है ना कि बच्चों को चीज़ें ऊपर होने लगती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बताया जा सकता, उतना ही बताया जाएगा जितना आपके सिलेबस में, जितना आपको जानना है। ठीक है, बस देखिए अब नियम देखते हैं इसके, रेसिस्टेंस के नियम क्या होते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ रेसिस्टेंस, इसको हम क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ रेसिस्टेंस, लॉ ऑफ रेसिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध का नियम। ठीक है, प्रतिरोध का नियम, प्रतिरोध का क्या नियम होता है इसको हम देखते हैं। ठीक है बेटा, देखिए प्रतिरोध का जो पहला नियम होता है कि आर प्रोपोर्शनल टू एल। सबसे पहला नियम क्या है, आर प्रोपोर्शनल टू एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, क्या कह सकते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो भी कंडक्टर की लंबाई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सीधी सी बात। मान लीजिए करंट फ्लो में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है वही रेसिस्टेंस है, तो तार जितना ही लंबा होगा हर जगह तो रेसिस्टेंस होगा, तो जाहिर सी बात है रेसिस्टेंस जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है, क्लियर है। जैसे आपका मान लीजिए अर्थ ही है, जितना आप दूर जाएंगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, वही सेम चीज़ है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया। दूसरा कि जो आपका रेसिस्टेंस होता है वह कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कोई कंडक्टर ज़्यादा मोटा है तो ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा। अगर कोई कंडक्टर, मान लीजिए दो कंडक्टर, एक कंडक्टर ज़्यादा लंबा है और एक कंडक्टर मोटा है बट लंबा नहीं है, तो अगर मोटा ज़्यादा है यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया उसकी ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, उसमें कम होगा, क्योंकि जब मोटा कंडक्टर होगा तो बहुत ज़्यादा चार्ज फ्लो होंगे तो रेसिस्टेंस जाहिर सी बात है कम होगा। पतला कंडक्टर होगा तो कम चार्ज फ्लो होंगे, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, सिंपल सी मैटर है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए नहर है तो पानी ज़्यादा फ्लो होगी उसमें, अगर वो छोटा सा नाली है तो उसमें पानी कम फ्लो होगी, तो जाहिर सी बात जितना ही मोटा कंडक्टर होगा रेसिस्टेंस उसका उतना ही क्या होगा, कम होगा। यल क्या है आपका, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो इसको आप लिख लीजिएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि अगर चालक पदार्थ का प्रतिरोध उसके लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर प्रोपोर्शनल टू एल। यहाँ पे लिखेंगे चालक पदार्थ का प्रतिरोध उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ए क्या है आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इन दोनों बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा। इसका तीसरा नियम होता है, जो आपका रेसिस्टेंस होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। रो, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल। क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल, कि मतलब मटेरियल का नेचर कैसा है। नेचर होने का मतलब उसमें अच्छा बुरा का स्वभाव नहीं, मतलब वो किस मटेरियल का बना हुआ है।
एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, मरकरी का है, कि किस मटेरियल का बना हुआ है, गोल्ड का है, प्लेटिनम का है, और मटेरियल किसका बना हुआ है, इस पर भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हर मटेरियल के लिए सेम रेसिस्टेंस हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आपका जो रेसिस्टेंस होता है वो मटेरियल यानी कि चालक पदार्थ के लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मटेरियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मोटा ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा, रेसिस्टेंस कम होगा, जाहिर सी बात है। और फिर उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या है, किस टाइप का पदार्थ है। ठीक है, तो ये तीनों मिला करके आपके प्रतिरोध के नियम बनते हैं। ये आपका मान लीजिए, ये आपका पदार्थ की प्रकृति, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, अब आप इसके ऊपर लिखेंगे, अब हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, ठीक है, ये लिख सकते हैं क्या, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तीनों समीकरण को मिलाने पर। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तीनों समीकरणों को मिलाने पर। ठीक है, जब तीनों समीकरणों को आप मिलाएंगे तो क्या होगा, R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। ठीक है, तो यहां आप जो है, जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा ना बेटा, तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रो बोलते हैं। ये क्या है, ये है पदार्थ की रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो जहां रो क्या है, कांस्टेंट है, जहां रो क्या है, एक क्या है, नियतांक है। क्या बेटा, एक नियतांक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। ठीक है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। ठीक, ठीक, ये जो है एक पदार्थ के लिए सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से चेंज होता है, उस कंडीशन को भी हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल एक मटेरियल अगर है, तो अगर हम कुछ टेम्परेचर या एज हार्डनिंग ना करें, कोल्ड वर्किंग ना करें, ठीक है, तो टेम्परेचर को अभी अगर हम वैल्यू को फिक्स रखें, तो एक पदार्थ के लिए जो रेसिस्टिविटी फिक्स होती है, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम आपने कंडक्टर लिया, एल्यूमिनियम की जो फिक्स रेसिस्टिविटी है, वो अगर आप टेम्परेचर नहीं चेंज करते हैं, या उसके क्रिस्टल में किसी तरह के, उसके क्रिस्टल में या कंस्ट्रक्शन में किसी तरह से आप मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करते हैं, या कोई अनदर मटेरियल नहीं मिलाते हैं, तो वो फिक्स रहता है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी होती है। ठीक है, बिल्कुल वो चेंज नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। एक पदार्थ के लिए जो उसकी प्रतिरोधकता होती है, जो उसकी रेसिस्टिविटी होती है, वो क्या होती है, बिल्कुल बेटा सेम होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए अगर उसका रेसिस्टिविटी अगर 1.7 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है, तो ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक आप टेम्परेचर को वेरी ना करें, या मान लीजिए इसको हम टेम्परेचर दे दें, तो इसके कोई क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस आ जाएगा ना, तभी जाकर रेसिस्टिविटी चेंज होती है। अदरवाइज ये रो चेंज नहीं होता है, लेकिन रेसिस्टेंस चेंज हो जाता है। लेंथ अगर बढ़ा दें तो चेंज हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दें घटा दें तो चेंज हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस तो कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन रेसिस्टिविटी फिक्स होती है एक मटेरियल के लिए, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, डिफिनीशन भी आप इसको लिख सकते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, ठीक है, तो अगर आपको कहना हो रेसिस्टिविटी का मात्रक क्या होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम प्रतिरोधकता का मात्रक, अगर हम प्रतिरोधकता के मात्रक की बात करें, यूनिट, क्या, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, क्या, रेसिस्टिविटी क्या होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक आपने अभी भी देखा, R बराबर क्या होता है, रो L बाई ए। ये तो आपने देखा, यहाँ से रो आप निकाल दीजिए,
तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, RA/L। ठीक है, तो यहाँ R का मात्रक क्या होता है बेटा, R का मात्रक तो सभी लोग जानते हैं ओम होता है, A का मात्रक मीटर स्क्वायर और L का मात्रक होता है मीटर। ये कट गए तो क्या आए, मीटर आया। तो मतलब क्या हुआ, ओम मीटर। क्या हुआ, ओम मीटर। ये है इसका मात्रक। और भी बहुत सारे मात्रक हम निकालना चाहें तो निकाल जाएंगे। जनरली ओम मीटर ही इसका मात्रक होता है। हम फिर से क्लियर लिख देते हैं, ठीक है, बच्चे इसको नहीं समझ पा रहे होंगे। इसका मात्रक फाइनली क्या आया, ये आपका मीटर ही है। इसका जो मात्रक आया वो क्या आया, ओम मीटर। ठीक है, ये इसका मात्रक है। अब इसकी डिपेंडेंसी क्या है, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ध्यान दीजिएगा, डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टिविटी। मतलब अगर हम ये कहें कि प्रतिरोधकता का क्या निर्भरता होता है, ठीक है, इसके बारे में देखें। प्रतिरोधकता की निर्भरता, ठीक है, कहाँ ये निर्भर करता है उस बात को हम देखते हैं। मान लीजिए कि कोई मटेरियल है, एल्यूमिनियम है या कॉपर है, तो इसकी जो रेसिस्टिविटी है वो फिक्स है। अगर आप उसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं और दूसरा पदार्थ ले आके मिला रहे हैं, तभी ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है उसके बारे में जरा हम देख लेते हैं। इसकी निर्भरता क्या है, सबसे पहला है टेम्परेचर। क्या है, टेम्परेचर। इसको हम बोलते हैं क्या है, तापक्रम। देखिए, सबसे पहले टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बेटा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इसकी रेसिस्टिविटी बढ़ घट सकती है या घट सकती है। ठीक है, क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो इसके जो क्रिस्टल कॉन्स्ट्रक्शन है, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये डिस्टर्ब होंगे। जब ये डिस्टर्ब होंगे तो जब करंट इसमें फ्लो होगी तो उसके मार्ग में जो एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है उसकी वैल्यू बढ़ सकती है या घट सकती है। ठीक है, मतलब इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बढ़ सकता है या घट सकता है। ठीक है, तो पहले हम डिपेंडेंसी बताने से पहले इसका हम डिफिनीशन अभी इसके बाद में बताऊंगा। तो जब इसका कंस्ट्रक्शन ही चेंज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अब उसके रेसिस्टेंस करने की, मतलब चार्ज के फ्लो होने के रोकने की जो इसके अंदर काबिलियत है उसमें प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जब उसका क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन ही चेंज हो जाएगा तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है आपका एलोइंग। ठीक है, एलोइंग का मतलब क्या होता है, मिश्रण। क्या होता है, मिश्रण। जैसे मान लीजिए कि अगर कॉपर का एक फिक्स प्रॉपर्टी है, एक फिक्स मान लीजिए रेसिस्टिविटी है, और उसमें हमने एल्यूमिनियम मिला दिया, या मान लीजिए कि अगर मान लीजिए पीतल है उसमें हमने कॉपर मिला दिया, तो जब किसी मटेरियल के अंदर दूसरा कोई मटेरियल मिला देते हैं तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, रेसिस्टिविटी चेंज हो जाती है एलोइंग से, यानी कि दूसरे पदार्थ को मिलाने से। ठीक, दो बातें हो गई। तीसरा क्या होता है, टेम्परेचर हो गया, एलोइंग हो गया, फिर क्या है, एज हार्डेनिंग कहिए। क्या कहिए, एज हार्डेनिंग, एज हार्डेनिंग कहिए या मैकेनिकल स्ट्रेसिंग कहिए, मैकेनिकल स्ट्रेसिंग कहिए या कोल्ड वर्किंग कहिए। इस तरह के जो भी प्रोसेस हैं, ठीक है, हिंदी में भी इनकी यही चीजें होंगी। हिंदी में देख लीजिएगा क्या है, बुक में एक बार देख लीजिएगा। जैसे हम बता दें कि जैसे क्या होता है ना कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनसे मान लीजिए कि हम कुछ रिप्रोडक्ट करना है, हमको कुछ मैन्युफैक्चर करना है, हमको कुछ बनाना है, तो उस मटेरियल को हम क्या करते हैं, पहले गर्म कर लेते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं और फिर उसको हम मजबूत करते हैं। ऐसा मतलब बनाना बताते उस मटेरियल को ऐसा बनाते हैं कि वो किसी भी तरह का आघात, मतलब चोट, वो अच्छी तरीके से क्या कर ले, सह ले। इसके लिए मटेरियल में हम क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं। कैसे, कोल्ड वर्किंग के थ्रू, एज हार्डनिंग के थ्रू या मैकेनिकल स्ट्रेचिंग के थ्रू उसके हम क्या करते हैं, क्रिस्टल में ही चेंज कर देते हैं। तो इस तरह का अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है मटेरियल के अंदर तो रेसिस्टिविटी उसकी क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। तो ये आपके बेसिकली जो है
ये प्रोसेस हैं, ये स्टेप्स हैं जिस पर रेसिस्टिविटी आपकी क्या करती है, डिपेंड करती है, और कुछ नहीं। ये नहीं कि हम अगर एल्यूमिनियम का कोई फिक्स रेसिस्टिविटी है, अगर उसकी लंबाई हम बढ़ा दें या घटा दें या उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दें घटा दें तो वो चेंज, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आईईएस जैसे कंपटीशन वाले पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था कि एक मटेरियल है जिसकी लंबाई हम दोगुनी कर दें, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना घटा दिया, तो अब बताइए रेसिस्टिविटी का रेशियो बताइए। रेसिस्टिविटी का रेशियो पूछा था, ρ1 ऑब्लिक और ρ2 का। तो ध्यान दीजिएगा हमेशा 1:1 ही होगा, वो चेंज नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा इस बात का, ठीक। तो ये आपकी प्रतिरोधकता की निर्भरता है। हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, उसमें इसको डिटेल लिखा हुआ मिलेगा, चाहे आप स्वयं लिख सकते हैं, हमने चीज़ें क्लियर कर दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए हम इसके डिफिनीशन की बात करें, अगर हम इसके डिफिनीशन की परिभाषा की बात करें, इसके डिफिनीशन की बात करें हम, तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी 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 हमने पढ़ा R इजिकल टू रो एल बाई ए। अगर इसको हम ऐसे देखें तो रो इजिकल टू आर ए अपान एल, ठीक है। अगर ध्यान दीजिए, अगर ए को हम 1 मीटर स्क्वायर कर दें, 1 मीटर स्क्वायर, और एल को हम 1 मीटर कर दें, ठीक है, मतलब यदि यदि ए और एल क्या है मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है, तो क्या होगा, व्हाट हैपन, अगर ऐसा हम कर दें तो क्या होगा, जो आपका रो होगा वो r इंटू 1/1, यानी कि r, यानी कि जो आपका रेसिस्टेंस होगा वो रेसिस्टिविटी के क्या होगा, बराबर हो गया। आप सिंपल डिफिनीशन हो गया, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाले और 1 मीटर लंबे चालक पदार्थ, 1 मीटर लंबे पदार्थ के प्रतिरोध को, ठीक है, पदार्थ के प्रतिरोध को हम क्या कहेंगे, उसकी रेसिस्टिविटी कहेंगे, ठीक है। किसी पदार्थ का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी लंबाई 1 मीटर हो, तो उसके जो रेसिस्टेंस होगा उसी रेसिस्टेंस को क्या कहेंगे, रेसिस्टिविटी कहेंगे। सीरीज सीरीज इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई भी देखिए फिजिकल क्वांटिटीज है उसको इसी प्रकार से हम डिफाइन करते हैं, यूनिट मान करके, ठीक है। तो परिभाषा में आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, किसी 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तथा 1 मीटर लंबाई के पदार्थ के प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं, पदार्थ के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। इसको पूरा लिखना है तो लिख दीजिए, इसको क्या, इसको रो प्रतीकात्मक अक्षर से क्या करते हैं, प्रतीकात्मक अक्षर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको रो प्रतीकात्मक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। देखिए आपके सिलेबस में अगर रेसिस्टेंस दे दिया है तो रेसिस्टिविटी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हर चीज देगा सिलेबस में तभी आप मानेंगे। रेसिस्टिविटी पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेसिस्ट प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, ये किन बातों पे निर्भर करती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, जरूर ध्यान दीजिएगा। या डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है, प्रतिरोधकता क्या है इसकी परिभाषा दीजिए, किन बातों पे निर्भर करती है समझाइए, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन, ट्यूटोरियल क्वेश्चन भी आपको हम बताते रहेंगे, ठीक है। तो बेटा आज के टॉपिक में मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया रेसिस्टेंस क्या होता है, डिफिनीशन बताया, सिंपल सा करंट फ्लो में आने वाला रुकावट बाधा क्या कहलाती है, रेसिस्टेंस कहलाती है। तो मान लीजिए कोई आपका चालक है, इसको इसी में थोड़ा सा हम ऐड करते हैं, जो इसके पहले हमने आपको बताया है इसी में थोड़ा सा हम ऐड करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। ये जो मैंने डिफाइन किया है
इसको छोटा करते हैं, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैंने इसमें डिफिनीशन मैंने इसका यहाँ पे लिखा है। तो मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे हम बढ़ा देते हैं। मान लीजिए एक कंडक्टर, ठीक है, बहुत बड़ा कंडक्टर है, तो संपूर्ण लंबाई में ही रेसिस्टेंस होगा भाई। जितना ही बड़ा होगा, जैसे पृथ्वी है, जितना दूर तक हम चलेंगे वहां वहां घर्षण आएगा, फ्रिक्शन आएगा, रुकावट आएगी सरफेस के मध्य में। वैसे जितना बड़ा कंडक्टर होगा, हर पूरे लंबाई में रेसिस्टेंस होगा धारा के मार्ग में, और वो पूरी लंबाई में जनरेट होगा, तो तभी ना हीट होता है। तो हम इस संपूर्ण लंबाई के रेसिस्टेंस को एक जगह पे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से। यहाँ पे हम लिख दिए 20 ओम, तो इसका मतलब कि जितना भी लंबा है उस पूरे लंबाई का रेसिस्टेंस हो गया 20 ओम। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ल्यूम्प्ड एलिमेंट के फॉर्म में हम लिखते हैं हमेशा, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कंडक्टर के संपूर्ण रेसिस्टेंस को एक जगह पे इसी प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। तो हम इस बात को अगर चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैसे, प्रदर्शन करके, इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, डिफिनीशन के अंदर। अच्छा, ऐसा समझिए, बस जानने की जानकारी बस उसकी होनी चाहिए, ठीक। रेसिस्टेंस के नियम क्या है, फिर इससे टर्मिनोलॉजी आपका आया था सामने, रेसिस्टिविटी, मैंने रेसिस्टिविटी को भी डिफाइन किया, उसका डिफिनीशन बताया। बस कोई चालक पदार्थ अगर उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता क्या है, देखिए, ये जो है इसके आगे का जो ये भाग है, यही होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये है इसकी लंबाई। मान लीजिए यही है, अगर 1 मीटर इसकी लंबाई हो जाए और 1 मीटर इसका क्या हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाए, तो जो भी इसका रेसिस्टेंस होगा उसी को ही रेसिस्टिविटी कह देंगे, ठीक है। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रेसिस्टेंस की डिपेंडेंसी। अभी तक रेसिस्टिविटी की डिपेंडेंसी आपने पढ़ा, रो की, जो आपने R बराबर रो एल बाई ए पढ़ा है ना, R बराबर रो एल बाई ए। तो ये जो रेसिस्टिविटी, इसकी डिपेंडेंसी आपको हमने बताया, निर्भरता आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेसिस्टेंस का निर्भरता क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, प्रतिरोध। प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किन किन कारकों पे क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पे हम पूरा लिखेंगे क्या, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस, क्या, डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस, मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये किस पर डिपेंड करता है, ये भी आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर पहला, टेम्परेचर पहले ना लिखें, पहले हम क्या लिख रहे हैं, पहले चालक के लंबाई पर, चालक के लंबाई पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ऐसे लिखिए, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर या एनी मटेरियल, ठीक है, किस पर, चालक की लंबाई पर। अब इसके बारे में क्या लिखेंगे, चालक जितना ही लंबा होगा उतना ही रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा डिपेंडेंसी क्या है इसकी, दूसरी डिपेंडेंसी में क्या लिखेंगे, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। मतलब इसके आगे क्या लिखेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ही ज्यादा होगी, ये तो R प्रोपोर्शनल टू L थी, ये R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये है, एरिया जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो मोटा कंडक्टर लाएंगे ना तो उसका रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या है, तापमान पर, तापमान पर। तो तापमान पर अलग अलग पदार्थ के रेसिस्टेंस पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अगर हम कंडक्टर की बात करें, इसकी बात करें, कंडक्टर, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर होता है बेटा चालक पदार्थ, जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाए वही चालक पदार्थ है, ठीक है, जिसमें करंट आसानी से क्या हो जाए, फ्लो हो जाए, वही क्या है, चालक पदार्थ है। जैसे एल्यूमिनियम है, कंडक्टर है, ये जनरली यही यूज होते हैं। गोल्ड है, गोल्ड भी चालक पदार्थ के, सोना भी, प्लेटिनम है, ये सब चालक पदार्थ के ही अंतर्गत आते हैं। चांदी सिल्वर सबसे अच्छा है
लेकिन हम नहीं यूज करते हैं भाई, कहीं यूज कर देंगे काट के सब चोर चुरा ले जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए चांदी भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तो अगर चालक पदार्थ की हम बात करें ना, अगर उसका टेम्परेचर हम बढ़ाएं तो देखें क्या रेसिस्टेंस पर प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का कि अगर हम किसी अच्छे चालक पदार्थ का हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना, तो जो बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे थे, करंट को फ्लो करा रहे थे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने के जगह पे अपने ही जगह पे इसे कंपन करने लगेंगे, विब्रेट होने लगेंगे। और जब मूवे नहीं करेंगे, विब्रेट होने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है कि रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब कंडक्टर करंट आसानी से फ्लो हो रहा था, अब चार्ज फ्लो ना होकर के कंपन कर रहे हैं, तो मतलब कंडक्टिविटी घट गई, रेसिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब हम चालक पदार्थ की बात करेंगे ना, तो इसका रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चालक पदार्थ का रेसिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अन्य पदार्थ की अगर हम बात करें, अगर हम विद्युत रोधी पदार्थ की बात करें, विद्युत रोधी जिसको हम इंसुलेटर कहते हैं, इंसुलेटर कहते किसे कहते हैं बाबू, शुरू में ही आप पढ़ते चले आए, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से ना हो, जैसे आपका लकड़ी है, प्लास्टिक है, ठीक है। अगर विद्युत रोधी पदार्थ या अर्धचालक पदार्थ की अगर बात करें, अर्धचालक पदार्थ की, ठीक है, अर्धचालक पदार्थ की अगर हम बात करते हैं तो उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इन पदार्थ में, तो आपके न्यूक्लियस से एकदम बंधे होते हैं, इसलिए फ्री नहीं हो पाते हैं बेचारे कि वो मूव करें। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी तो धारा फ्लो होगी। बिल्कुल नाभिक से क्या होता है, चिपके हुए रहता है, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में चिपके हुए रहता है, जल्दी छोड़ता नहीं, कितना तेज खींचो। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो होता है ना न्यूक्लियस से, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये न्यूक्लियस से चिपके हुए होते हैं इंसुलेटर में, ठीक है। ये जल्दी छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, टेम्परेचर बढ़ा दें, नहीं कि खूब पोस के खींचे तो बच्चा कुछ भी छोड़ तो देगा ही। अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो जाएंगे न्यूक्लियस से, और जब फ्री हो जाएंगे ना, तो वो करंट फ्लो होने लगेगा उसमें, इंसुलेटर में भी। तो इस अवस्था को हम कहते हैं क्या, ब्रेक डाउन होना। जैसे मान लीजिए आप ट्रांसमिशन लाइनों में इंसुलेटर देखते होंगे, पथरी जिसको बोलते हैं गांव में, इंसुलेटर होता है, इसीलिए लगा होता है कि कहीं करंट पुल में ना उतर जाए। लेकिन अगर उसका वोल्टेज लेवल बढ़ गया ना, तो जो इंसुलेटिंग है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन जो चिपके हुए इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूक्लियस से सटे हुए हैं ना, अगर वोल्टेज रेटिंग बढ़ा दिए, उसकी जो क्षमता है 11 केवी का पेन इंसुलेटर है, 33 केवी का पेन इंसुलेटर, उतनी क्षमता है उसकी, अगर 66 केवी सप्लाई आ गई ना उसमें, तो वो कंडक्टर बन जाता है, करंट उसमें फ्लो हो जाती है, ठीक है। तो इंसुलेटर ही कंडक्टर बन जाता है। जैसे एयर है, कहीं कहीं आप आर्क देखते होंगे, जैसे स्विच को बंद करते हैं आप करने, ऐसे में आर्क देखते होंगे, वो आर्क कुछ नहीं, करंट ही है जो एयर में फ्लो हो जाती है। एयर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इंसुलेटर होता है एयर। अगर एयर कंडक्टर होता ना, तो जो आप ट्रांसमिशन लाइनें देख रहे हैं वहाँ से करंट आपके पास चली आती, इंसुलेटर होता है एयर। लेकिन जब एयर को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, उसके टेम्परेचर को या वोल्टेज को, वोल्टेज लेवल एयर के आसपास सराउंडिंग का वोल्टेज अगर हम बढ़ा देते हैं ना, तो वही एयर इंसुलेटर बन जाता है, उसमें करंट फ्लो होने लगती है। यानी कि क्या हुआ, अगर हम विद्युत रोधी पदार्थ का हम टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें ना, टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो रेसिस्टेंस कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको एक लाइन में आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। किसी विद्युत रोधी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस कम हो जाता है, लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। अर्धचालक पदार्थ में भी यही खेल होता है। स्टार्टिंग में पहले टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस घट जाता है पहले, लेकिन जब ये कंडक्टर बन जाता है, अर्धचालक पदार्थ कहते किसे हैं, ठीक है। पहले ये देखिए, अर्धचालक पदार्थ कहते किसे हैं, वो पदार्थ जो इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों के बीच में होता है, ठीक है। यानी कि उसमें कुछ प्रॉपर्टी चालक पदार्थ की भी होती है और कुछ प्रॉपर्टी विद्युतरोधी पदार्थ की होती है, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं, वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से कम लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होते हैं, उसको हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, गैलियम फास्फाइड हो गया, ठीक है, बहुत सिलिकॉन हो गया, बहुत सारे मटेरियल हैं जो सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल जो होते हैं, इसमें एक विशेष टेम्परेचर पर, एक विशेष कंडीशन पे उसमें करंट फ्लो होती है, अदरवाइज वो इंसुलेटर का इंसुलेटर बने रहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, कुछ कर लीजिए करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो लेकिन सिलिकॉन है
अर्धचालक पदार्थ है, टेम्परेचर बढ़ाए या बाहर से इलेक्ट्रॉन लाकर डाले, डोपिंग किए तो करंट फ्लो होने लगती है। तो अर्धचालक पदार्थ के लिए जैसे आपका मान लीजिए सिलिकॉन या जर्मेनियम है, इनके लिए क्या होता है, स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस कम होता जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चिपके हुए हैं, बंधे हुए हैं कोवैलेंट बॉन्ड से, वो इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। जब वो कंडक्टर बन जाता है तब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई करंट अब फ्लो हो रहा था, फिर भी आप टेम्परेचर बढ़ाए पड़े हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ाए पड़े हैं, उसके बावजूद भी टेम्परेचर बढ़ाए पड़े हैं, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तब वही ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपका बच्चा बिगड़ गया था, अब उसको मार पीट के कुछ छू करके सीधे रास्ते पे आप ला दिए थे, अब सीधे रास्ते पे आ गया, फिर उसको पीट रहे हो, तो वो सीधा रास्ता छोड़ करके फिर उल्टा हो जाएगा। वही चीज़ हुई है, पहले टेम्परेचर दे करके उसके रेसिस्टेंस को कम किया गया था, अब अच्छा से चार्ज फ्लो हो रहा था, फिर आप नहीं माने, फिर टेम्परेचर दे रहा है, तो अब रेसिस्टेंस बढ़ने लगेगा अर्धचालक पदार्थ में। तो ये टेम्परेचर की डिपेंडेंसी है। सबसे पहले 3 डिपेंडेंसी आपको हमने बता दिया, और चौथा भी एक हम बता देते हैं जो बहुत कम समझ लीजिए यूज में आता है। जैसे आपका आपका अगला है, अगला नंबर देख लीजिएगा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के बढ़ने से भी, आर्द्रता के भी बढ़ने से भी, आर्द्रता जैसे जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं ना, वो एटमॉस्फेयर की आर्द्रता बढ़ने और घटने पर भी ये बहुत कम आता है, बहुत कम यूज में आता है। ये जो होती है आपका जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी होता है। ह्यूमिडिटी के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, घटने से घट जाता है। ठीक है, तो ये आप ना भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इन सब चीज़ों को तो आपको जरूर लिखना पड़ेगा। रेसिस्टेंस किन किन कारकों पे क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो थी आपका रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के नियम देखिए, मैंने सारी बातों को बता दिया है। इसको मैं पीडीएफ भी इसका मैं बना दूंगा। ठीक है, इसका पीडीएफ भी बना दूंगा, और हैंड रिटन नोट्स भी आपको देने का मैं प्रयास करूंगा। एप्लीकेशन के थ्रू आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा, तो इसको आप चाहें तो स्वयं भी नोट्स बना सकते हैं। मैंने इस तरह से इन चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है, इस तरह से मैंने इनको लिखा है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में मैंने बहुत सारी चीज़ों को बताया, रेसिस्टेंस बताया, रेसिस्टिविटी बताया, रेसिस्टिविटी की डिपेंडेंसी बताया, डिफिनीशन बताया, मात्रक बताया, रेसिस्टेंस बताया, उसका डिफिनीशन बताया, फिर इसका मात्रक बताया, फिर उसकी डिपेंडेंसी बताया। बहुत सारी चीज़ों को मैंने डील किया। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। क्या होता है प्रतिरोध का श्रेणी और समांतर संयोजन। चलिए अब हम अपनी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध का प्रतिरोध का ध्यान दीजिएगा, श्रेणी संयोजन। क्या, श्रेणी संयोजन, इसको बोलते क्या है हम, सीरीज कनेक्शन ऑफ, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध का श्रेणी संयोजन, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस, ये क्या होता है, सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसको जरा हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने 3 रेसिस्टेंस रखे गए हैं, इस तरह से 3 रेसिस्टेंस क्या हुए हैं, रखे गए हैं। माना यहाँ लिखेंगे, माना, इसको सीरीज कनेक्शन पहले कहते किसे हैं, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, R1 R2 R3, ऐसे कितना हो रेसिस्टेंस हो। सीरीज कनेक्शन करते क्या है, जब एक रेसिस्टेंस के अंतिम सिरे को दूसरे रेसिस्टेंस के पहले सिरे से जब हम जोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक रेसिस्टेंस के अंतिम सिरे को दूसरे रेसिस्टेंस के पहले सिरे से जब जोड़ेंगे तो उसी को बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें एक प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, एक प्रतिरोध के अंतिम सिरे को, अंतिम सिरे को अगले प्रतिरोध के, अगले प्रतिरोध के, अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। पहले सिरे से क्या करते हैं, पहले सिरे से जोड़ते हैं। ठीक है,
ठीक, ये तो आप समझ गए सीरीज कनेक्शन होता क्या है, अंतिम सिरे से पहले सिरे को जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना तीन प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा बात को, माना तीन प्रतिरोध, कौन कौन, माना तीन प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 का क्या का श्रेणी संयोजन, श्रेणी संयोजन इस प्रकार है, इस प्रकार है, किस प्रकार है, इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे हमने सप्लाई दे दिया है और ये आपका हो गया। ठीक है, मान लीजिए इसमें करंट क्या हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। तो इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना होगा कि ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं चूंकि रेसिस्टेंस हम शुरू कर दिए हैं ना, इसलिए हमने सोचा इसका सीरीज पैरेलल कनेक्शन पूरा मैं बता दूं। ठीक है, ओम के नियम में और कुछ नहीं है, बस सिंपल इसका फार्मूला ही है जो इसमें क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपने R1 R2 R3 तीन रेसिस्टेंस को आपने सीरीज में लगाया, सप्लाई वोल्टेज भी है। अब करंट जो फ्लो रही है वो आई एम्पियर, ऐसे आप लिख सकते हैं, माना सप्लाई वोल्टेज भी है, माना उसमें बहने वाली धारा आई एम्पियर है। ठीक है, क्या है, आई एम्पियर है। और फिर माना इनके एक्रॉस वोल्टेज क्रमशः, ये आपका V1, ये आपका V2, ये आपका V3। ठीक है, ठीक, ये चीजें V1 V2 V3, मान लीजिए इनके क्रॉस वोल्टेज V1 है, इसके क्रॉस वोल्टेज V2, इसके क्रॉस वोल्टेज V3। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि I इंटू R1 I इंटू R2 I इंटू R3 अलग अलग वैल्यू आएंगे, क्योंकि तीनों ही अलग हैं, तो वोल्टेज भी इनके क्रॉस अलग अलग आएगा। ठीक है, वोल्टेज मतलब क्या, दो बिंदुओं के विभवों का अंतर, यहाँ भी जो पोटेंशियल है, यहाँ इन दोनों का अंतर V1, इन दोनों का अंतर V2, इन दोनों का अंतर V3। ये तो हमने अच्छे तरीके से बता दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे माना इनके एक्रॉस, माना इनके एक्रॉस क्या, माना इनके क्रॉस वोल्टेज क्या, वोल्टेज क्रमशः, क्रमशः V1 V2 वो क्या है, V3। ठीक है, ये तो अब मान लेंगे। तो जो आपका सप्लाई वोल्टेज है वो V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई टोटल पोटेंशियल यही तो है। ठीक है, टोटल पोटेंशियल यही है, तो V बराबर क्या होगा, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सी के टी, फ्रॉम एबव सी के टी। ये किरचॉफ्स नियम भी है। ठीक है, क्या है आगे बताएंगे, अभी नहीं बता सकते ना, बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसको हम पहले नहीं बता सकते हैं। जब कठिन चीज़ को पहले ही बता देंगे तो आप घबरा जाएंगे इस सब्जेक्ट से, इसलिए ये धीरे धीरे हम लेके चलते हैं। सीधी सी बात, आपके पास 100 रुपया है, कुछ पैसा इसको दिया, कुछ पैसा इसको दिया, कुछ पैसा इसको दिया, तो जो आपका पैसा है उस सबके जोड़ के बराबर होगा। आपने समझ लिया इस बात को। ठीक है, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। और आप शुरू से ही फार्मूला पढ़ते आए हैं कि I बराबर क्या होता है, V अपान R। कि जो धारा होती है वो वोल्टेज और प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होती है, शुरू से ही पढ़ते आए। ये ओम का नियम किस प्रकार है आगे हम बताएंगे। ठीक है, ला में हम बताएंगे। ठीक, बस यहाँ फार्मूला जानिए, आई इक्वल टू क्या है, V अपान R होता है। इसी से कई फार्मूला बन सकता है, इससे V बराबर I इंटू आर भी बन सकता है, R बराबर V अपान आई भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। I बराबर V अपान आर होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोटल वोल्टेज है, सप्लाई करंट तो सब में सेम फ्लो होगी, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में सभी ब्रांचों में धारा क्या होती है, समान फ्लो होती है। ठीक है, तो यहाँ V इक्वल टू आई इंटू आर टी लिखेंगे। आर टी क्या है, टोटल रेसिस्टेंस, R1 R2 R3 तीनों के जगह पे एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मान लीजिए वो क्या है, आर टी है, तो V बराबर आई इंटू आर टी होगा। ठीक है, क्या होगा, आई इंटू आर टी। अब सबके क्रॉस वोल्टेज अगर V1 हम निकालेंगे तो क्या होगा, I इंटू R1 होगा। ठीक है, और V2 I इंटू R2 होगा, और V3 क्या होगा, I इंटू R3 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, जहां
RT क्या है? समतुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। समतुल्य को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्या है? समतुल्य प्रतिरोध। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे वेयर RT इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ I और यहाँ I कॉमन ले लीजिए, तो RT इज इक्वल टू क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि क्या होंगे? I से I क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि अगर 3 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध, 5 प्रतिरोध, 1000 प्रतिरोध अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनको जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो सीरीज कनेक्शन के लिए RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। ठीक है, अब इसी लगे हाथ हम पैरेलल कनेक्शन भी देख लेते हैं। लैंग्वेज आप स्वयं लिख सकते हैं क्योंकि आपको हमने बता दिया कैसे लिखना। कैसे आपको लिखना? मानना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज कनेक्शन क्या होता है लिख देंगे। माना उसमें बहने वाली धारा I है, सप्लाई वोल्टेज भी है। ठीक, तो सर्किट से हम लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जहाँ V1 V2 V3 प्रतिरोधों के क्रॉस क्रमशः वोल्टेज। ठीक है, फिर हम सारे लैंग्वेज लिखना आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं इसी लगे हाथ पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। क्या देख लेते हैं? पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या? पैरेलल कनेक्शन यानी कि प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। क्या? समांतर संयोजन। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पैरेलल कनेक्शन ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, क्या होता है पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस? इसको देख लेते हैं। माना 3 प्रतिरोध, यहाँ पे चीजों को आप स्वयं लिख लीजिएगा। माना 3 प्रतिरोध, पहले समांतर संयोजन कहते किसे हैं उसे देख लीजिए। समांतर संयोजन किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है? इसमें इसमें सभी प्रतिरोध इसमें सभी प्रतिरोध इसमें सभी प्रतिरोध एक दूसरे के एक क्रॉस संयोजित होती हैं। एक क्रॉस संयोजित होती, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है? सभी प्रतिरोध एक दूसरे के एक क्रॉस संयोजित होती हैं। इसमें सभी प्रतिरोध एक दूसरे के एक क्रॉस का मतलब आर पार। ठीक है, माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध इस प्रकार समांतर संयोजित हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार लिखना कैसे भी मैं बता रहा हूं। इस प्रकार समांतर संयोजित हैं। क्या है? पैरेलल कनेक्टेड है। समांतर संयोजित मतलब पैरेलल कनेक्टेड हैं, संयोजित हैं, पैरेलल कनेक्टेड हैं जिसमें धाराएं क्रमशः I1 I2 I3 प्रवाहित का मतलब फ्लो हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपने लैंग्वेज लिख दिया। अब देखिए, अब 3 रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दीजिए। मान सप्लाई वोल्टेज है, 3 रेसिस्टेंस एक दूसरे के क्रॉस आर पार R1, फिर से बनाते हैं। ये है आपका R1, ये है आपका R2, ये है आपका R3, ये है आपका करंट I, ये है आपका मान लीजिए इसमें फ्लो होने वाली करंट I1 I2 और ठीक है, ये सप्लाई वोल्टेज है
और ये टोटल करंट आई है। ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, जहां भी क्या है, जहां भी सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज, और आई क्या है, सप्लाई करंट। ठीक है, ये बात जरूर लिख दीजिएगा। अब देखिए, तीन प्रतिरोध एक क्रॉस मतलब आर पार, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, पहले दूसरे का तीसरे से, तीसरे चौथे का चौथे से, यानी कि आस पास कनेक्टेड होना। ठीक है, जैसे सीरीज मतलब हमने किसी का हाथ पकड़ा, वो किसी का हाथ पकड़ा, वो किसी का, ये हो गया सीरीज। लेकिन अगर हम आमने सामने दूसरे, पहला हाथ पहले से, दूसरा हाथ दूसरे से पकड़ रहे हैं, तो ये हो गया पैरेलल। ठीक है, तो ये समांतर मतलब एक साथ चलना, जैसे ट्रेन की दोनों पटरियां, उसी तरह से। ठीक है, पहला टर्मिनल पहले से, दूसरा टर्मिनल दूसरे से, तो ये है समांतर संयोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम सी के टी, मतलब सर्किट से जो आप करंट आई होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि अगर 20 लीटर पानी हम नाली से छोड़ रहे हैं, उसमें से 3 नालियां निकाल रहे हैं, तो तीनों नालियों में जो करंट, जो पानी फ्लो होगी, वो संपूर्ण जो आपका अगर हरासमेंट को छोड़ दिया जाए तो जो तीनों नालियों में जो पानी रहेगी वो आपके मेन नाली के पानी के बराबर होगी। तो जी सी बात है, सर्किट से आई इक्वल टू, इसको केसीएल कहते हैं, आगे क्या होता है बताएंगे। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 तो समझ में आ गया, टोटल करंट जो आई होगी सारे ब्रांचों के धाराओं की क्या होगी, बराबर होगी। तो ये आपका I क्या है, V इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, जहां फिर वही चीज, जहां आर टी क्या है लिखेंगे, जहां आर टी समतुल्य यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, समतुल्य क्या है, प्रतिरोध है, तो क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ आपका V अपान R1 हो जाएगा, ये V अपान R2 हो जाएगा, ये V अपान R3 हो जाएगा। कहेंगे सर कैसे हो जाएगा, दिखाइए, दिखा देते हैं, देख लीजिए कैसे हो जाएगा। जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे, वही वोल्टेज यहाँ पे, वही वोल्टेज यहाँ पर। समांतर संयोजन में वोल्टेज क्या होता है, सबके क्रॉस समान होता है, ध्यान दीजिएगा। सीरीज कनेक्शन में करंट सारे ब्रांचों में समान होती है, मतलब सारे रेसिस्टेंसों में करंट समान होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर भी यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, तो एक दूसरे से कट जाएंगे, भी कॉमन ले लीजिए, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे आपका भी हो गया, ये भी है, ये है, भी से भी कैंसिल हो गया, तो 1/RT इक्वल टू क्या मिला, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये है आपका क्या, समांतर संयोजन। ठीक है, समांतर संयोजन में जो रेसिस्टेंस का, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है, ये है आपका। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं। बहुत सारी चीज़ों को मैंने आपको बताया, आप रिवाइज जरूर करिएगा, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।